तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो मेरे प्यारे शेरों और मेरी प्यारी शेरनियां, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो आज ये क्लास पहला चैप्टर का सबसे अंतिम क्लास है। आज आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएगा, तो क्यों ना आज इस समापन को एक शानदार समापन किया जाए। तो भाई जल्दी जल्दी से ना आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए। सारे सारे बच्चों को जोड़ लीजिए, सारे अपने भाई बंधुओं को जोड़ लीजिए। तो चलिए भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आज का क्लास हम करवाएंगे, और कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, जैसे नस्लवाद हो गया, नस्लवाद क्या है ये पढ़ाएंगे, वर्ण व्यवस्था क्या है ये पढ़ाएंगे, सांप्रदायिकतावाद क्या है ये पढ़ाएंगे, क्षेत्रवाद क्या है ये पढ़ाएंगे, विधायिका में महिला विधायिका की स्थिति क्या है ये पढ़ाएंगे। यानी कि आज ये चैप्टर का एक एक पार्ट खत्म हो जाएगा, जो आपके परीक्षा के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर तैयार हो जाइए आप इसके लिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप लोग ना इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का क्लास बेमिसाल होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। तो भाई चलिए जल्दी जल्दी से ना आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, और हजारों बच्चे जुड़ जाइए भाई कम से कम, तब जाकर के ये क्लास आज शुरू होगा, क्योंकि आज का क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा, शानदार तरीके से चलेगा। ठीक है, आज पांचवा क्लास है प्यारे बच्चों, और 5 क्लास में ना हम ये चैप्टर समाप्त कर दिए। आज पांचवा क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का। यानी कि ये वाला चैप्टर ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से ना हमें लगता है कि अगर सिविक्स का बात किया जाए तो सिविक्स का 45% क्वेश्चन सिर्फ पहला नंबर चैप्टर से ही आता है। पूरे सिविक्स का 45% क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 45% क्वेश्चन जो है ना वो अकेले सिर्फ इस चैप्टर से आता है। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो क्लास को शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। और साथ ही हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज तो सिविक्स का अंतिम क्लास है ना। दूसरा नंबर चैप्टर से आप लोगों को वहीं पर पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला नंबर चैप्टर हम यूट्यूब पर पढ़ा दिए, आप लोग डेमो भी देख लिए कि सर कैसे पढ़ाते हैं। ऐसे तो आज पिछले 5 साल से आप लोग डेमो देख रहे हैं, आप लोग को स्पेशल डेमो दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए जो नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार टारगेट बोर्ड से रूबरू हो रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए हम पहला नंबर चैप्टर बिल्कुल फ्री पढ़ा करके आप लोगों को बता दिए। अब प्यारे बच्चों, टॉपर बैच में आप लोग को ज्वाइन होना है दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ने के लिए, ताकि यहां से भी बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकें, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को टॉपर का हैंड नोट्स भी मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, नोट्स मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, वीडियो क्लास मिलता है, डाउट क्लास भी आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर के ना आपको यहाँ पर वो तमाम तरह का फैसिलिटीज दिया जाएगा, वो तमाम तरह का सुविधा दिया जाएगा, जिस सुविधा को लेकर के आप लोग भी टॉपर तक पहुंच सकते हैं, रैंकर्स बन सकते हैं। और हम तो हमेशा बोलते हैं ना कि हम हमेशा टॉपर्स के लिए काम करते हैं, रैंकर्स के लिए काम करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो फटाफट से तैयार हो जाइए। यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग हेल्प ले सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, और पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, ये सब तो हम आपको बंटवा दिए थे ना, ये सब तो हम आपको बता दिए थे, शासन का बंटवारा, ये सब तो हम आपको बता दिए थे, परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद, ये सब क्या है जी हम सब बता दिए थे, धर्मनिरपेक्षता क्या है सब कुछ हम आपको बता दिए थे, विविधता में एकता, लैंगिक विभेद, लैंगिक असमानता। अच्छा, हम आपसे ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए, कल हम आपको बताए थे ना आपके किताब में जो दिया गया है डाटा, उसके अनुसार पुरुषों और स्त्रियों यानी लड़का और लड़कियों का अनुपात जो है, लिंगानुपात कितना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पुरुष और स्त्री का लिंगानुपात कितना है, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। पुरुष और स्त्री का लिंगानुपात भारत में कितना है, जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और कल हम आपको बताए थे ये बात, कल हम आपको बताए थे, कितना बताए थे, तो कल हम आपको प्यारे बच्चों बता दिए थे कि पुरुष और स्त्रियों का लिंगानुपात कितना है, 943 पर 1000, यानी 943 महिला पर 1000 पुरुष है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिला ही है, ठीक है ना। 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिला ही हैं, आपको हम कल ही बता दिए थे, ठीक है।
और उसके बाद प्यारे बच्चों बिहार में विकास में महिलाओं का भागीदारी क्या है, भारत के विकास में महिलाओं का भागीदारी क्या है, ये बता दिए थे। सामाजिक विभेद हम आपको बताना स्टार्ट कर दिए थे कि सामाजिक विभेद क्या है, और सामाजिक विभेद के बारे में बताए थे कि जिस तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं, तो समाज में जो भेदभाव किया जाता है उसे कहा जाता है सामाजिक विभेद। जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव, मतलब समाज में जो भी भेदभाव किया जाता है उसे कहा जाता है सामाजिक विभेद। और सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जाता है, आपस में एकता स्थापित करके, ये भी बात हम आपको कल बता दिए थे। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, ये भी प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए थे कि जब सामाजिक विभेद जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। अरे फलाना बच्चा जन्म लिया है वो इस जाति का है, अगर जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति का होकर के रह जाता है। ये सब हम आपको ना पिछले क्लास में बता दिए थे। सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों, ये भी हम आपको बताए थे। ये वाला भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। आज ना यहां से बताना है, आज यहां से बताना है, और जो भी क्वेश्चन है सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आज नहीं है। और कुल मिलाकर के ना 2 3 5 5 2 7 7 3 10 1 11, मतलब 10-11 क्वेश्चन आज बताएंगे। और गारंटी के साथ कहते हैं कि जो 10-11 क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस 10-11 में से ना 3 क्वेश्चन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। कितना हम बोल रहे हैं, 3 क्वेश्चन। अभी जो हम 10-11 क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें ना 3 क्वेश्चन का हम लिखित गारंटी देते हैं अपने सिग्नेचर के साथ, आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग आज वाला क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से करिएगा, एकदम कंसंट्रेट, ऐसा नहीं कि बस चेहरा देख रहे हैं मोबाइल पर और ध्यान लगा हुआ है, अरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया है का, फेसबुक देख लेते हैं जरा, कोई पोस्ट डाला है, हमारे फोटो के कितना लाइक मिला है जरा देख लेते हैं, अरे फलाना लाइक किया है कि नहीं किया है जरा देख लेते हैं, फलनी लाइक नहीं की है, अच्छा, ये सब नहीं करना है। अभी पढ़ाई मतलब पूरा पढ़ाई, फुल्ली कंसंट्रेट, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों आराम से आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए। यहां कह रहा है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। हालांकि ये क्वेश्चन कल हम आपको बता दिए थे कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास बन जाता है तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है। क्या कह रहा है कि जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे ना कि आपके क्लास में, अगर आपके क्लास का बात किया जाए तो आपके क्लास में जैसे हम पढ़ने में तेज हैं, अगर हमारे क्लास में कोई और पढ़ने में तेज है तो वो हमारे लिए खास हो जाता है कि ससुरा आगे कैसे निकल गया, ये इसको तो पीछा करना है ना। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो पीछा करना शुरू करते हैं, ये आगे निकल रहा है हमरा से, इसको तो पीछा करेंगे, और उसको पीछा करना शुरू करता है, मतलब उसके लिए वो स्पेशल खास बन जाता है। वो वैसे ही समाज में क्या होता है, परिवार में, समाज में या फिर जनता में ये चीज महसूस होने लगता है जब कोई सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास हो जाता है, तो वे दूसरे संप्रदाय के हो जाते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा महसूस होने लगता है कि वो दूसरे संप्रदाय के हैं, इससे सामाजिक विभाजन भी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमारे समाज में हम रह रहे हैं या हमारी जाति का कोई और रह रहा है, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाता है, खास हो जाता है कि अरे हम हैं, हमारी जाति का वो भी है, वो भी हमारे धर्म का ही है, तो एक दूसरे का क्या हो जाता है, खास हो जाता है। वो तो उसे ही कहा जाता है कि सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो बस आपसे यही पूछ रहा था कि कब और कैसे रूप लेता है, तो जब कोई किसी दूसरे के खास हो जाता है तो, याद रहेगा ना। चलिए ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। अच्छा अब देखिए रंग भेद। प्यारे बच्चों सबसे पहला हम आपको क्या बताए, जरा थोड़ा सा बता देते हैं। पहला हम आपको क्या बताए, लैंगिक विभेद। पहला हम आपको क्या बताए, लैंगिक विभेद। क्या बताए, लैंगिक विभेद। दूसरा हम आपको क्या बताए, सामाजिक विभेद। क्या बताए, सामाजिक सामाजिक विभेद, सामाजिक विभेद, विभेद, ठीक है ना। यानी कि लैंगिक विभेद लिंग के आधार पर भेदभाव, पूरा हम कंसेप्ट क्लियर कर दिए। सामाजिक विभेद समाज के आधार पर भेदभाव, समाज में जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र, इन सबों के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसे सामाजिक विभेद। अब जो तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं ना, ये है रंग भेद। क्या है, रंग भेद। ये जो तीसरा नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये क्या है,
रंग भेद, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा होता है रंग भेद। अच्छा, नाम से आपको पता चल रहा होगा रंग भेद। जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव तो लैंगिक विभेद, समाज के आधार पर भेदभाव तो सामाजिक विभेद, अब रंग के आधार पर भेदभाव तो ये कैसा होता है? आप लोग तो आराम से बता सकते हैं, जरा बताइए, देखते हैं आप लोग का क्या जवाब आता है। हमें उम्मीद है कि आप वैसा ही जवाब देंगे जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है ना? बताइए, ये रंग विभेद मतलब क्या होता है? काला और गोरा के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। अरे हम करिया है, तू गोर है, या आप कहता है अरे हम तो गोर है ना, तू तो करिया है, कोयला के जैसा करिया है। बोला जाता है ना, फलानमा एकदम कोयला के जैसा करिया है, अरे हम तो एकदम चकाचक दूध के जैसा गोर है, बोलता है ना सब। तो काला और गोरा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी के साथ भेदभाव किया गया था, अंग्रेजों ने किया था। महात्मा गांधी के साथ भेदभाव किया गया था और अंग्रेजों ने किया था, ठीक है ना? अमेरिका में भी काला और गोरा के आधार पर भेदभाव होता था, लेकिन मार्टिन लूथर किंग, वहां का गांधी कहा जाता है, अमेरिका का गांधी उन्हें कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे ना, वो भेदभाव को दूर किए थे कि नहीं भाई, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ना, उसे कहते हैं रंग विभेद, ठीक है ना? जैसे समाज में अक्सर सुनते होंगे, अरे हम गोर हैं, तू करिया है, ठीक है ना, तू सामला है, ये ऐसा सुनने में आता है ना। तो सामला को तो खैर बीच में रखा जाता है, सामले वाले को ना कोई नहीं दूसता है। और सामले वालों का एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि लोग बोल देता है कि कृष्ण भगवान सामले थे, ठीक है ना? लोग ये भी बोल देता है कि कृष्ण भगवान सामले थे, ठीक है ना? लेकिन देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गोरा है, या फिर अगर कोई व्यक्ति काला है, तो उसमें उसका 0% योगदान है। समझ रहे हैं बातों को? अगर कोई व्यक्ति काला है या फिर कोई व्यक्ति गोरा है, तो उसमें उस व्यक्ति का 0% योगदान है। अगर वो उसमें हमारा योगदान रहता तो क्या हम काले रहते? बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर उसमें खुद का पावर रहता कि वो गोरा हो जाए, तो क्या वो काला रहता? हालांकि आज तो मेकअप आर्टिस्ट क्या से क्या कर देते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो कुछ दिनों का होता है, परमानेंट नहीं होता है। नेचुरल के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जो आपका कलर नेचुरली है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, तो उसमें योगदान 0% है। तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ठीक है ना? सारा उंगली तो बराबर नहीं है, भगवान का दिया हुआ अंगुली, सारा उंगली भी बराबर नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा है। वैसे ही भगवान का दिया हुआ ये चमड़ा है, और ये चमड़ा किस कलर का होगा, किस क्वालिटी का होगा, कैसा होगा, चिकना होगा, रुखड़ा होगा, कैसा होगा, ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना। हमारे हाथ में होता तो हम तो सबसे परफेक्ट बना देते, ठीक है ना? आपको अगर लगता, आप क्या सोचते हैं? आप यही ना सोचते हैं कि अगर हमारे हाथ में रहता ना हमारा नक्शा बनाना, तो हम तो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी बन जाते। आप यही ना सोचते होंगे? कितने बच्चे ऐसे सोचते हैं? कितने बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारे हाथ में रहता तो हम दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी बन जाते? अगर हमारे हाथ में भगवान पावर दे देते कि लो भाई अपना नक्शा खुद ही बना लो, तुम किस तरीके का दिखना चाहते हो, तो लोग क्या करता? सब कहता कि भाई हमें दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी बनना है। समझ गए ना? तो लोग क्या करता? सबसे स्मार्ट आदमी बन जाता। कब? जब अपने हाथ में पावर रहता तब। तो हम आप लोगों से, जो बच्चे अगर इस प्रकार का विचार अपने मन में लाते हैं कि हाँ अगर हमारे हाथ में रहता तो हम ऐसा बन जाते, वैसे बच्चों के लिए ना हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि कुछ चीजें तो है तुम्हारे हाथ में, क्या बदलाव कर रहे हो? जो बताओ, जो चीज नहीं है तुम्हारे हाथ में उसके बारे में कह रहे हो अगर रहता तो हम ऐसे कर लेते, लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ में है कहां उसमें तुम बदलाव कर रहे हो? जैसे पढ़ाई, पढ़ाई तुम्हारे हाथ में है, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा खूबसूरत बनोगे, ठीक है ना? जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा खूबसूरत बनोगे, समझ गए ना? तो आपके जो हाथ में है पढ़ाई, मेहनत, उसे तो कम से कम आप पूरा कर सकते हैं ना, उसमें तो आप निखार ला सकते हैं, तो उसमें लाइए। बिल्कुल नहीं लाते हैं, बिल्कुल आप लोग नहीं लाते हैं, ठीक है ना? एक बार खान सर बोल रहे थे कि, क्या बोल रहे थे कि लड़का अगर कामयाब हो और लड़की अगर सुंदर हो तो प्यार हो ही जाता है। वहां पर कलर मैटर नहीं करता है कि कलर कैसा है, लड़का कैसा है, बस लड़का कामयाब होना चाहिए, ठीक है ना? लड़का कामयाब होना चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, प्यार हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन लड़का अगर बेरोजगार है, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसलिए कामयाब होना ज्यादा बेहतरीन है, कामयाब होना ज्यादा जरूरी है।
कामयाब होइए ना, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। जब ऊपर वाला किसी को देता है ना, तो नीचे वाले का किसी का औकात नहीं कि रोक ले, ठीक है ना। जब ऊपर वाला किसी के ऊपर बरसता है तो नीचे वाला की औकात नहीं है ना कि वो रोक लेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो देखिए रंग भेद के बारे में प्यारे बच्चों अब हम आपको बता रहे हैं। मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? रंग विभेद कहलाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है, ठीक है ना। क्योंकि सब लोगों का तो भाई मौलिक अधिकार एक ही है ना, चाहे वो आदमी काला हो या आदमी गोरा हो, अधिकार तो सबका बराबर है। अधिकार तो सबका बराबर है। ऐसा नहीं कि गोरे आदमी का अधिकार ज्यादा, काले आदमी का अधिकार कम, ठीक है ना। अगर सुंदरता पर इतना ही घमंड है तुम्हें, अगर सुंदरता पर किसी को अगर ज्यादा घमंड है ना, तो जरा एक बार आधार कार्ड का फोटो देख लेना, ठीक है। अगर किसी को सुंदरता पर इतना ही ज्यादा घमंड है तो एक बार आधार कार्ड का फोटो देख लेना। हमारा आधार कार्ड बना था 2013 में। फोटो ऐसा है जैसा लगता है कि मानो कोई आदिवासी है, ठीक है ना। आदिवासी भी शायद हमसे ज्यादा खूबसूरत होता होगा, अगर आधार कार्ड का फोटो देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। अब की बार गए थे फोटो चेंज करवाने के लिए, लगभग एक सप्ताह पहले आधार कार्ड सेंटर पर बोले फोटो चेंज करवाना है। हम सोचे थोड़ा बढ़िया फोटो आएगा, ठीक है ना, आधार कार्ड में थोड़ा बढ़िया फोटो आएगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं हो वे लोग का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि कैमरा ऐसा है कि सिस्टम ऐसा है कि वो लोग को फोटो ही वैसा चाहिए। मतलब कितना भी बढ़िया से गए ना, लेकिन फोटो देख करके ना मन उदास हो गया। मन तो क्या कि बोले कि फिर से फोटो खींचो, लेकिन लगा कि अब छोड़ दो, पहले वाला से तो बेहतरीन है। तो हमें बस यही लगा कि चलो भाई पहले वाला से तो बेहतरीन है, ठीक है ना। तो अगर किसी को सुंदरता पर अपना घमंड है ना कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो जरा एक बार आधार कार्ड का फोटो मिला लेना, ठीक है ना। हाँ, अगर आधार कार्ड में सुंदर तो फिर समझो कि तुम सबसे सुंदर, ठीक है। चलिए, तो मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, जो कि एक सामाजिक बुराई है। और इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। कौन था? मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। शायद पहले भी हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? सारे बच्चे समझ गए? बोलिए, सारे बच्चे समझ गए? एक बच्चे बोल रहे सर दिखाइए हमारा आधार कार्ड का फोटो, देखिएगा ना तो बर्बाद हो जाइएगा, हंस हंस करके ना लोटपोट हो जाइएगा। इतना बेहतरीन फोटो है भाई, इतना बेहतरीन फोटो है ना कि देख देख करके लोटपोट हो जाइएगा। कभी दिखाएंगे, अभी छोड़ दो, ठीक है। तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। सारे बच्चे यहां तक समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और रंग भेद के बारे में बता दिए, अब प्यारे बच्चों बताते हैं नस्लवाद। नस्लवाद कहने का मतलब समझते हैं? नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। नस्ल के आधार पर भेदभाव, कोई आदमी लंबा है और कोई आदमी नाटा है, ठीक है ना। कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी पतला है, तो वहां नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना। आदमी लंबा है तो लंबुआ कहता है, अरे लंबुआ इधर सुन, ठीक है ना। कोई आदमी नाटा है तो अरे अरे छोटका, अरे नटका इधर सुन, ऐसे बोलता है ना। कोई आदमी मोटा, अरे मोटका इधर आओ। और अगर कोई आदमी दुबर पातर है, मतलब एकदम मतलब दुबला पतला शरीर है, तो उसको बोलता है अरे सुखला इधर सुन। मतलब हर एक तरीके से ना लोगों पर व्यंग्य किया जाता है, आपको किसी में भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो नस्ल के आधार पर भेदभाव यही होता है, ठीक है ना। मोटा पतला में, इसके अलावा लंबा नाटा में, ठीक है ना। तो ये होता है नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। तो किसी देश, राज्य या समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं नस्लवाद, ठीक है। अगर नस्ल के आधार पर भेदभाव शुरू हो जाए तो उसे कहा जाता है क्या? नस्लवाद। यहां तक समझ गए? बताइए। पतलू, मोटू पतलू, बच्चा लोग ना कार्टून खूब देखता है, मोटू पतलू। अगर बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा, हम कहीं भी जाते हैं ना, अगर 2-4 साल का बच्चा है, उससे पूछेंगे ना कि कार्टून दिखा दें, बोलता है हाँ दिखा दीजिए। कौन सा कार्टून? मोटू पतलू। उसके मुंह पर एक ही नाम होता है, मोटू पतलू। और पता नहीं क्या मोटू पतलू में खूब दिखता है सब लोग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्षेत्रवाद। प्यारे बच्चों आज ना एकदम मजा मजा में पढ़ाई कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्षेत्रवाद जरा आप लोग समझिएगा। क्षेत्रवाद क्या होता है? अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे अगर हमारा गांव है, ठीक है ना, अगर हमारा गांव है प्यारे बच्चों, ठीक है ना,
तो जैसे मान लिया जाए कि देखिए ये एक गांव है, ठीक है ना, और यह एक दूसरा गांव है, ठीक है, यह एक क्या है, दूसरा गांव है। ये गांव वाला जो लोग है ना, ये जो इस गांव के लोग हैं, जो इस गांव वाले लोग को देखना नहीं चाहता है, और इस गांव का जो लोग है ना, वो इस गांव के लोगों को नहीं देखना चाहता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रवाद कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब अपने क्षेत्र से तो लगाव है, लेकिन दूसरे के क्षेत्र से क्या है, अलगाव है, तो उसी को कहा जाता है क्षेत्रवाद। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव रखना। अलगाव मतलब होता है दूसरे के क्षेत्र से नफरत करना, क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग अपने अपने गांव से बड़ा प्यार करते होंगे, अरे ये हमारा गांव है, बड़ा सा अच्छा गांव है, बड़ा सुंदर गांव है। दूसरे के गांव को ना बड़ा बुराई करते होंगे, ए वो वाला गांव, उसमें तो लोग बड़ा चंट लोग रहता है, उसमें बड़ा लफुआ लोग रहता है, उसमें ये होता है, उस गांव में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। मतलब दूसरे के गांव का ना बड़ा विरोध करते हैं, अपने क्षेत्र का बड़ा बुराई, अपने क्षेत्र का ना बड़ा अच्छाई करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रवाद। जैसे हम अपने भारत का खूब क्या करते हैं, खूब तारीफ करते हैं, पाकिस्तान का बुराई करते हैं, पाकिस्तान उसको तो मार के काट देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है ना, बोलते हैं ना। तो अपने क्षेत्र से क्या है, हमारा लगाव है, दूसरे के क्षेत्र से क्या है, अलगाव है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रवाद कहा जाता है। बताइए, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अच्छा, ये चीज तो देख लिए। अब देखिए, अब ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकतावाद। सारे बच्चे ना क्लास को लाइक और शेयर करिए, लगभग 500 बच्चे ना अभी भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं। अब देखिए, हम आपको बताते हैं सांप्रदायिकतावाद क्या है। सांप्रदायिकतावाद मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव। जैसे हम हिंदू हैं, कोई व्यक्ति मुस्लिम है, तो मुस्लिम के सामने जाकर के हम कह रहे हैं, अरे हिंदू धर्म बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हिंदू धर्म ना बहुत बढ़िया, बेजोड़ है, सभी धर्मों का बाप है, ठीक है ना, खूब बड़ाई करते हैं ना। वहीं मुस्लिम धर्म वाला के लोग क्या कहता है, मुस्लिम धर्म खूब बढ़िया है। बताइए, बोलता है कि नहीं बोलता है? सिख धर्म वाला क्या बोलता है, सिख धर्म खूब बढ़िया है। ईसाई धर्म क्या कहता है, ईसाई धर्म खूब बढ़िया है। ठीक, सब बोलता है कि नहीं बोलता है? तो प्यारे बच्चों, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। अपने धर्म से, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया ना? अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। तो उसी चीज को लिख देंगे। यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो कि लोकतंत्र का एक अवगुण है। और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के चक्कर में ना कई बार जान भी चला जाता है। हिंदू मुस्लिम भाई भिड़ गए, आपस में लड़ाई हो गया, काटा काटी हो गया, मारा मारी हो गया, चलिए गए हो। ये चीज होता है, हमेशा से होता है। अरे उतना तो छोड़िए, आजकल राजनीति पर चर्चा कभी मत करना तुम लोग। एक बात तो हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे आप लोग बस पर जाइएगा, आप लोग ट्रेन पर जाइएगा ना, तो हर एक जगह पर ना राजनीति तो होना शुरू हो जाएगा। दो लोग आपस में बैठ जाएगा, भिड़ जाएगा, राजनीति करना शुरू, ये मोदी जी बढ़िया है, कोई कहेगा नीतीश कुमार बढ़िया है, अरे योगी जी का तो बात ही नहीं करना, योगी जी बढ़िया, अरे केजरीवाल बढ़िया है। मतलब सब आदमी ना अपना अपना राय देता है, और वैसे में कई बार झगड़ा हो जाता है। अभी हम 10 दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश का एक चाचा और एक भतीजा, सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक चाचा और एक भतीजा बाराती जा रहे थे। एकदम रियल स्टोरी। उत्तर प्रदेश का चाचा और भतीजा बाराती जा रहे थे, चाचा और भतीजा में बहसा बहसी हो गया। चाचा बोल रहा था योगी जी बढ़िया, भतीजा बोल रहा था मोदी जी बढ़िया, ठीक है ना। चाचा बोल रहे थे कि योगी जी बढ़िया है, मोदी, और भतीजा बोल रहा था कि योगी जी बढ़िया है। भतीजवा को आ गया गुस्सा, भतीजवा क्या किया कि चाचा पर अपना गाड़िए चढ़ा दिया। चाचा बैठल थे ना रोड पर, गाड़िए चढ़ा दिया, मतलब मार दिया, जान मार दिया। सोच लीजिए राजनीति कितना खराब चीज है। राजनीति पर कभी अगर बहस होना तो दूर हट जाना ही भलाई है। राजनीति पर बहस मत करना, और खास करके वैसे लोगों के साथ तो बहस मत करना जो जाहिल इंसान है, ठीक है ना, जो तुम्हारा बात नहीं समझेगा। जो जाहिल इंसान है ना, वैसे लोगों के साथ तो बहस करना ही नहीं है। समझ गए ना? तो सांप्रदायिकतावाद समझ गए, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, यह कहलाता है सांप्रदायिकतावाद। बताइए, समझ में आ गया ना?
समझ में आ गया सारे बच्चे को? वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अब है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जैसे प्यारे बच्चों अभी हम लोग कई एक तरह के जात पात में बटे हुए हैं, कई एक तरह के जात पात में बटे हुए हैं ना। कोई कह रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है कि राजपूत हैं, कोई कह रहा है कि हम भूमियार हैं, कोई कह रहा है कि हम क्या है कोयरी कुछ कोयरी है, कोई कह रहा है कुर्मी है, कोई कह रहा है कुशवाहा है, कोई कह रहा है चमार है, कोई कह रहा है डोम है, कोई कह रहा है कि हम क्या है और कौन कौन जात होता है जी पता नहीं, सब तो हो ही गया ना। कोई कह रहा है कि दुसाध है, कोई कह रहा है कि कोई और जाति के हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है नाई है, कोई कह रहा है बढ़ई है। मतलब आज जितना प्रकार का जाति हो गया है ना कि मत पूछिए, बहुत प्रकार का जाति हो गया है, ठीक है ना। इतना प्रकार का जाति हो गया है कि शायद हमें याद भी नहीं है कितना प्रकार का जाति होता है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ 4 भागों में लोगों को बांटा गया था। बहुत समय पहले सिर्फ 4 भागों में लोगों को बांटा गया था। वो 4 भाग कौन कौन था? एक तो था प्यारे बच्चों ब्राह्मण, जो कि सबसे ऊंचा होता था, ठीक है ना। एक था ब्राह्मण जो कि सबसे ऊंचा होता था, ब्राह्मण। अभी भी ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता है, पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन आजकल के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, सब 12 मन है, समझ गए ना। सब ब्राह्मण, सब का मतलब ऐसा ना हो कि जो अच्छे हैं उन वो भी तकलीफ मान ले, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकांश क्या है भाई ब्राह्मण। कुछ ब्राह्मणों को तो हम ऐसा देखे हैं ना कि नॉनवेज पकड़ के रगड़ देते हैं, मीट दे दीजिए, मटन दे दीजिए, रगड़ देंगे पकड़ के। मतलब ब्राह्मण के नाम पर कलंक, यही कह सकते हैं हम, समझ गए ना। और कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो खूब दारू शराब गाली गलौज ये वो, ब्राह्मण के मुंह से ना क्या कह सकते हैं मंत्र ही अच्छे लगते हैं, ब्राह्मण के मुंह से मंत्र ही अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण ब्राह्मण कोई रहा ही नहीं। आजकल तो धर्म के नाम पर लोग बिजनेस चला रहा है, बस यही हम कहना चाहेंगे, ठीक है ना। धर्म के नाम पर लोग बिजनेस चला रहा है। अयोध्या चले जाइए, कहीं और चले जाइए, मतलब बिजनेस आपको मिल जाएगा। अनेक तरह के साधु बाबा हैं, अनेक तरह के साधु बाबा हैं। और साधु बाबा बनना बड़ा आसान भी होता है। अगर कोई काम नहीं मिले ना, बेरोजगार हो गए, तो पीला वस्त्र धारण करिए और चल जाइए, ठीक है ना। तो इस पर कबीरदास जी को पहले से आभास हो गया था कि लोग ना आने वाले समय में बनावट जिस तरीके से आलसियों ने बनावटी आलसी का रूप धरा था ना, आज लोग बनावटी साधु बन रहे हैं। कबीरदास जी इस पर कहे थे, या फिर तुलसीदास जी कहे थे कि मन न रंगायो जोगी कपड़ा, ठीक है ना। कहे थे कि मन न रंगायो जोगी कपड़ा, यानी कहने का मतलब हुआ, हाँ देखिए ना, अब यादव जाति का नाम नहीं लिए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यादव नहीं बोले, ठीक है ना। तो क्या बोले हैं कि मन न रंगायो, मतलब आपका मन नहीं रंगा रहा है भगवान के रंग में, और भगवान के लिए अपना कपड़ा रंगवा रहे हैं, पीला कपड़ा रंगवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मन न रंगायो जोगी कपड़ा, और डढ़िया बढ़ायो जोगी बन गईला बकरा, ठीक है ना। मतलब आज दाढ़ी बना करके ना सब कोई बकरा बन गया है। अरे भाई सच्चे जो साधु महात्मा होते हैं ना, वो तुमको इधर उधर दिखेंगे ही नहीं। आपको सच्चाई बता रहे हैं हम। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम एकदम सिद्ध साधु हैं, तो बिल्कुल वो सिद्ध नहीं है। जो सिद्ध है वो आपको हिमालय में मिलेगा, ठीक है ना। जो सिद्ध है ना वो आपको हिमालय में मिलेगा। एक सर का हम वीडियो देख रहे थे, उसमें वो बोल रहे थे कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप इतना पैसा क्यों लेते हैं, ये क्यों करते हैं, आप इधर उधर पढ़ाते हैं, बहुत जगह पढ़ाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो वो बोले कि देखो भाई ऐसा है ना कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, और दुनिया का हर एक आदमी पैसे के लिए काम करता है, हर एक आदमी पैसे के लिए काम करता है। और जो पैसे के लिए काम नहीं करता है ना, वो आपको हिमालय में मिलेगा, तपस्या करते मिलेगा। और आज जो आप लोग न्यूज चैनल पर, टीवी चैनल पर ये बाबा वो बाबा, ये मतलब जितने भी तरह के बाबा देख रहे हैं ना, सब पैसा कमाने का साधन है। सबको पैसा से मतलब है, सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। जो सच्चे साधु हैं वो आपको हिमालय में मिलेंगे तपस्या करते हुए, ठीक है ना। और इधर जो आपको टीवी पर जो बाबा मिल रहे हैं ना, ये सब अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने पैसा के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और वही साधु बाबा आपको क्या सिखाएंगे? जो साधु बाबा ना एक एक प्रोग्राम करने का, 7 दिन का अगर उनका कथा चलेगा तो उसके लिए वो 7 लाख रुपया डिमांड करेंगे। 7 दिन का कथा चलेगा ना तो वो 7 लाख रुपया डिमांड करेंगे। और उसी कथा में आकर के वो आपको क्या सिखाएंगे? सब मोहमाया है, मोहमाया को त्याग दो, भगवान के शरण में चले जाओ,
एकदम तपस्या में लीन हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, मोह माया त्याग दो। आज तक उनका मोह माया नहीं त्याग पाया, आज तक वो साधु बाबा जो बोल रहे हैं मोह माया त्याग दो, आज तक वो मोह माया नहीं त्याग पाए। 7 दिन कथा करने का 7 लाख रुपया ले रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं कि मोह माया त्याग दो। ठीक है ना? अगर इतना ही सिद्ध साधु थे तो आप हिमालय में जाके रहते ना, कंदमूल खाते, तपस्या करते। बताइए क्या हम बोल रहे हैं जो सही है कि गलत है? बताइए, समझ गए ना? तो ये सब प्यारे बच्चों ढोंग है, समझ गए ना? सिद्ध साधु कोई नहीं है, सब ढोंग है, समझ गए? अगर जो साधु है ना वो पैसा नहीं लेता है, साधु को पैसा से क्या मतलब? साधु को पैसा से क्या मतलब है जी? बताइए ना, ये सब सोचना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था आप लोग समझ गए? तो ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे पहले, ठीक है ना? सबसे ऊपर में ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण के बाद ये क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय क्या करते थे ना, सिर्फ युद्ध लड़ते थे। क्षत्रिय सिर्फ युद्ध लड़ते थे। कहता था हम असली अगर क्षत्रिय हैं तो पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे, ठीक है ना? तो असली जो क्षत्रिय होते हैं ना वो वो क्या करते थे? युद्ध करते थे। तो ये क्षत्रिय हो गए। उसके अलावा वैश्य की बात किया जाए, वैश्य क्या करते थे? लोगों की जैसे हम कह सकते हैं कि मंत्री बनना, पादरी बनना, ठीक है ना? या फिर राजा के दरबार में जो मंत्री वगैरह होते थे ना वो सब वैश्य होते थे, जो दिमाग देते थे, ठीक है ना? या फिर डॉक्टर ये सब होते थे, वैद्य जो होते थे वो सब वैश्य होते थे। और सबसे लास्ट में आता था शूद्र। ये शूद्र का काम था सबको सेवा करना। किसको? ब्राह्मण का भी सेवा करेगा, क्षत्रिय का भी सेवा करेगा और वैश्य का भी सेवा करेगा, ठीक है ना? ये तीनों का सेवा करेगा कौन? शूद्र। तो शूद्र को सबसे निचला जाति माना जाता था। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ना ये 4 भागों में बांटा गया था मानवों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लिखेंगे वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था होती थी जिसमें जातियों को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें सबसे अच्छा ब्राह्मण का था। समझ में आया? सारे बच्चे समझ गए? चलिए अब प्यारे बच्चों बताते हैं कि बहुसंख्यावाद से आप क्या समझते हैं। बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? बहुसंख्यकवाद, बहु मतलब हो गया बहुत सारा और संख्या मतलब संख्या, ये हो गया वाद। मतलब बहुसंख्यकवाद मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद, ठीक है? जैसे श्रीलंका के बारे में हम आपको पढ़ाए थे ना कि सिंहली जाति का संख्या ज्यादा था, लगभग 73-74% सिंहली भाषी था। तो श्रीलंका क्या है भाई? सिंहली भाषी का वहां बहुसंख्यकवाद है, ठीक है ना? सिंहली भाषी वहां ज्यादा है। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के जिसकी संख्या ज्यादा हो, यहां पर लिखे भी हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है तथा उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है। जिनकी संख्या ज्यादा है और फैसला भी उन्हीं के पक्ष में होता है उसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। और श्रीलंका के आजादी के बाद सिंहली जाति अपना अधिकार जमाना चाहते थे। श्रीलंका में जब से आजादी हुआ तो सिंहली भाषी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह अपने इच्छा के अनुसार संविधान तथा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। उसने 1956 में एक कानून बनाया जिसमें नौकरी तथा विश्वविद्यालयों में विशेष आरक्षण सिंहली जाति को दिया था। तो यह सिंहली जाति के बारे में हम आपको बताए थे कि उसका संख्या ज्यादा था तो उसको सब जगह पर छूट मिलता था, उसे ही कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। बोलिए समझ में आ गया? उसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों बहुसंख्यकवाद। समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए? बोलिए। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बागेश्वर बाबा कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर ये बागेश्वर बाबा कैसे हैं। बागेश्वर बाबा का नाम कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देख रहे थे, जब उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था। वो बोले हमको पता था कि उड़ीसा में एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन हमसे कोई पूछता तब ना बताते। सोचिए कि वैसे बाबा जो कहते हैं कि सब हमारे भक्त हैं, जैसे बजरंगबली, भगवान श्री रामचंद्र जी, हम लोग कहते हैं ना कि सब हम लोग भगवान के संतान हैं। हम लोग बागेश्वर धाम सरकार को लोग क्या करता है? पूजता है, ठीक है ना? और वो क्या कह रहे हैं कि लोग हमसे पूछता तब ना बताते। लोग हमसे नहीं पूछा तो हम नहीं बताए, तुम नहीं बताए तो उतना व्यक्ति मर गया। अब सोचिए, अब साधु किस बात का है? इसका मतलब आप लोगों को मरना देखना चाहते हैं।
आप जब आपको जानकारी था, पहला बात तो कि उनको जानकारी नहीं था, पहला बात तो उनको जानकारी नहीं था, और अगर आपको जानकारी था तो आप बताए क्यों नहीं? सोचिए, आप बताए क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर आप इतना ही अंतर्यामी हैं तो आप खुद सिक्योरिटी लेकर के क्यों चलते हैं? जब आप चलते हैं तो आपके चारों तरफ सुरक्षा रहता है, ठीक है ना? तो आप जब इतना ही अंतर्यामी हैं तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि हमको कौन मारने आ रहा है, हमको खतरा कहां पर है। आपको तो सुरक्षा का कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप इतना सुरक्षा लेकर के क्यों चल रहे हैं? आप तो अंतर्यामी, आपको तो पता चल जाएगा, कम से कम अपना रक्षा तो करिए। उड़ीसा वाले लोगों का रक्षा नहीं कर पाए आप, अपना तो रक्षा कर सकते हैं ना, लेकिन अपना भी रक्षा आपसे नहीं हो पा रहा है, आप तो सिक्योरिटी लेकर के चल रहे हैं, बताइए, और कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी, हम सब कुछ पहले ही पता कर लेते हैं। तो कैसे विश्वास किया जाए? सोच करके देखिए जरा, ठीक है ना? तो ये सब कहना कि हाँ देखिए, धर्म के नाम पर अगर लड़ते हैं तो वो अलग बात है कि हाँ धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी संविधान के खिलाफ जाकर के बोलना, ठीक है ना, वो भी एक गलत बात है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान पुरुष संविधान बना करके गए हैं। तो लेकिन ये कह देना कि हम सब कुछ जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर तो वो बाली वाला बात हो जाएगा। बाली जो सुग्रीव का भाई था, कि जो हमारे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा शक्ति हमारे पास आ जाएगा, फिर भी उसको भगवान श्री रामचंद्र जी छल कपट से मार ही दिए, ठीक है ना, और ये बोल रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है, ठीक है ना? और धर्म के नाम पर लोगों को ना सबसे ज्यादा बुड़बक बनाया जाता है, ठीक है ना? धर्म के नाम पर लोगों को सबसे ज्यादा बुड़बक बनाया जाता है। अगर सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर मूर्ख बनता है ना तो वो धर्म के नाम पर ही बनता है, ठीक है? धर्म के नाम पर कुछ बोल दीजिए, उसका विरोध भी नहीं कोई कर पाएगा, और धर्म के नाम पर मूर्ख भी आप उससे आसानी से बना सकते हैं। तो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, दुकान चल रहा है, ठीक है ना, लोगों का दुकान चल रहा है, ठीक है। और क्या हम ज्यादा बोले उनके बारे में, अभी कुछ नेताओं का सपोर्ट है, ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं हम, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हमारा ही साफ हो जाए भाई, चैनल बंद हो जाए हमारा, कहीं ऐसा भी ना हो जाए। तो ज्यादा हम उन लोगों के बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना? हाँ चलिए, अपने पढ़ाई से मतलब है। तो बहुसंख्यक बात से आप क्या समझते हैं, ये तो आप लोग समझ में आ गया, ये तो आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, मनीष कश्यप देखे ना, सरकार के खिलाफ बोला तो बेचारा पर एनएस से लग गया, आज जेल में बेचारा दिन काट रहा है। मनीष कश्यप बिहार का सबसे लोकप्रिय पत्रकार था, आज जेल का हवा ले रहा है। सिर्फ सरकार के खिलाफ एक बात बोला था, सिर्फ सरकार के खिलाफ एक बात बोला था कि जिस दिन हम जेल से छूट करके आएंगे 75 दिन के अंदर आपका सरकार गिरा देंगे, और इस बात का सजा उन्हें आज तक मिल रहा है, और पता नहीं कब तक मिलेगा। तो उसी तरीके से सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहिए, कभी किसी को सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जब आपके पास पावर ज्यादा ना हो, ठीक है ना। पावर वाले लोग कुछ भी बोल देते हैं सीधे सीधे, जैसे बीजेपी वाला जदयू पर कटाक्ष करता है, बीजेपी वाला कांग्रेस पर कटाक्ष करता है, लेकिन अगर हम खुलेआम बीजेपी का विरोध करने लगे तो हमको बीजेपी वाला कितना दिन तक रहने देगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और जातिवाद के चार कुप्रभाव के बारे में जानते हैं कि आखिर जातिवाद के चार कुप्रभाव कौन कौन से हैं। जातिवाद के चार कुप्रभाव कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बताते हैं, क्या लिख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, जातिवाद के चार कुप्रभाव के बारे में, कि जातिवाद का चार कुप्रभाव कौन कौन सा है। सबसे पहला, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेगी, जातिवाद के कारण ही समाज में क्या फैलता है, बुराइयां फैलता है, ठीक है ना। आज लोग जात जात के आधार पर लड़ रहे हैं तो समाज में बुराइयां फैल रहा है। उसी प्रकार से लोगों में फूट की भावना बढ़ेगा, लोगों में आजकल फूट की भावना बढ़ रहा है, लोगों में आजकल एकता नहीं है, ठीक है ना, आपस में ही लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं, देश की एकता अखंडता कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना, देश की एकता और अखंडता कमजोर हो जाएगी। एक बच्चे लिख रहे हैं ना कि किसके बाप का दम है कि सर आपको कुछ कर ले, अरे वाह, इतना यार प्यार मत करो, ठीक है ना, कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, और इस प्रकार का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखे ना, आदि पुरुष फिल्म निकला है, उसमें बाप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कितना खराब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि कपड़ा भी तेरे बाप का, रंग भी तेरे बाप का, लंका भी तेरे बाप का, तो चलेगी भी तेरे बाप की ना। इसके कारण ना लोग इतने ज्यादा गुस्सा है। कभी हनुमान जी का वर्ड ऐसा हो सकता है, सोच करके देखिए ना, कभी हनुमान जी का वर्ड ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कैसा रामायण बनाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, हैं?
क्या हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है ना, भगवान के साथ हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वैसे लोगों को लोग छोड़ते नहीं है। और देख लीजिए आज लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं। वही प्रभास जो बाहुबली बनाया था कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, आज वही प्रभास आदि पुरुष बना करके एकदम नीचे आ गया है। तो कभी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जातिवाद में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेगी, लोगों में फूट की भावना बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता कमजोर हो जाएगी, आर्थिक विकास में बाधा, मतलब जब लोग जाति के आधार पर ही लड़ते रहेंगे तो विकास क्या कर पाएंगे, विकास नहीं ना कर पाएंगे। ठीक है ना। तो समझ गए सारे बच्चे, सारे बच्चे समझ गए ना। चलिए अब देखिए भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है। भारत में आखिर किस तरह के का जातिगत असमानता पाया जाता है, देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका ये चैप्टर जय हिंद जय भारत हो जाएगा। जल्दी से देखिए भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है। तो हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला अर्थात व्यक्तियों के बीच काफी भेदभाव पाया जाता है। ठीक है ना, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला है। देख रहे हैं ना, वोटिंग भी लोग देता है तो जात के आधार पर देता है, जबकि हम जात के आधार पर कभी नहीं वोटिंग किए हैं, आज तक कभी भी हम जात के आधार पर वोटिंग कभी नहीं किए हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक दो बार ही हमें वोटिंग डालने का मौका मिला है, अभी तक 2 बार या 3 बार हम 2 बार ही वोट डाले हैं, और 2 बार में कभी भी हम जात के आधार पर वोट नहीं दिए। जो हमारा मन कहा कि नहीं इस ये अच्छा है, ठीक है ना, हम उसे वोट दिए, चाहे भले वो हार जाए जीत जाए ये अलग बात है, लेकिन जो मन कहा, जो हमारा दिल कहा, हम वही चुने और जाकर के उसको वोट दिए हैं। ठीक है ना, कभी ये नहीं देखे कि इस पार्टी का इस पार्टी का, ये फलना उम्मीदवार कैसा है हम ये देखते हैं। पार्टी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, उम्मीदवार आपका हेल्प करता है। ठीक है ना, बीजेपी से है, खराब पार्टी का है, बीजेपी से है लेकिन बहुत खराब आदमी है, तो क्या वो आपका हेल्प कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर कोई खराब पार्टी का है लेकिन बढ़िया आदमी है तो वो आपको नहीं हेल्प कर पाएगा, बताइए। तो इसलिए हम कभी पार्टी के अनुसार वोटिंग नहीं देते हैं, बल्कि उम्मीदवार चुनते हैं कि कौन सा उम्मीदवार बढ़िया है। ठीक है ना, तो हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला अर्थात व्यक्तियों के बीच काफी भेदभाव पाया जाता है। इससे हमारा समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में बटा हुआ है। जाहिर सी बात है, हमारा समाज आज अगड़ी जाति पिछड़ी जाति में बटा हुआ है, जिसमें शासन की सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में होती है और वह मनचाहा कार्य करता है। पिछड़ी जाति, आजकल तो खैर पिछड़ी जातियों वालों को भी मौका दिया है सरकार ने कि पिछड़ी जाति भी विकास कर सके, लेकिन पिछड़ी जाति वाले ना हमेशा विकास इसलिए नहीं करते थे क्योंकि सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में रहता था। ठीक है, जातिगत असमानता आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, यानी कि जाति के आधार पर जो राजनीति होता है वो सब चीज को प्रभावित करता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र पर हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र पर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र पर हो। ठीक है ना, सब कुछ प्रभावित करता है। ठीक है, तो भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है यह आप लोग देख लिए। अब यह है प्यारे बच्चों हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट क्वेश्चन कि भारत में विधायिका महिला के प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है, यानी कि राजनीति में कितनी महिलाएं हैं। हालांकि पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे, आप लोगों से हम नाम भी पूछे थे कि कौन कौन महिला नेता है, नाम बताइए, आप लोग बताए भी थे। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि महिला विधायिका महिला के प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है। विधायिका मतलब तो आप लोग को समझ ही में आ जाता है कि जो नेता है। विधायिका मतलब क्या बनाए थे, बताए थे ना, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका मतलब जो मंत्री रहे, जो कानून बनाए, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं विधायिका। तो भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है इसके बारे में आप लोग को बताना था। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य के 11.1% से भी कम है। ठीक है, देखिए भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य के 11% से भी कम है। यानी कि अगर लोकसभा की बात की जाए, यानी कि दिल्ली की अगर बात किया जाए तो केंद्र सरकार में दिल्ली में 11% से भी कम लोग हैं महिला, जो कि लोकसभा में है। और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में अगर बात किया जाए तो महिला प्रतिनिधित्व कितना है, 5.1% से भी कम है। विधानसभा में तो 5% से भी कम है, लोकसभा में क्या है, 5.1% से भी कम है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लोकसभा और विधानसभा समझ में आता है। सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसे लोकसभा कहा जाता है, और जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसे विधानसभा कहा जाता है। ठीक है ना, विधानसभा वाले को विधायक कहा जाता है, लोकसभा वाले को सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। समझ में आ गया। और
समझ में आ गया ना। चलिए, तो क्या बताया, विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.1% से भी कम है। हमारा भारत देश अफ्रीका और अमेरिका से भी पीछे है। हमारे समाज में राजनीति में स्त्रियों को प्रवेश करना गलत अवधारणा माना गया था। यहां पर है नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि अब तो लोग स्त्री भी जो टैलेंटेड है वो जा रहे हैं, लेकिन पहले गलत धारणा माना जाता था कि स्त्रियों को राजनीति में मत घसीटिए, ठीक है ना। और हालांकि हमारे देश में जितना महिला स्नातक होगी उतना ही लोकतंत्र सफल माना जाएगा। लोकतंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितनी महिला बीए पास करेगी, स्नातक होगी, उतना ही लोकतंत्र हमारा क्या होगा, मजबूत होगा। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कार्य किया है और वह हर एक प्रकार के चुनाव में भाग लेने का कार्य भी करती है। तो यहां तक प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए, सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए या फिर किसी तरह का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए ना। चलिए, तो यहां क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है। तो सारे बच्चे इस तरीके से अगर जवाब लिखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा इसका, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आज हमारा एकदम शानदार तरीके से खत्म हो गया। तो सिविक्स का भी पहला नंबर चैप्टर खत्म, और गारंटी देते हैं अगर आप पहला नंबर चैप्टर खत्म कर लिए हैं ना, तो सोच लीजिए कि पूरा सिविक्स का आप प्यारे बच्चों 40% कवर कर लिए हैं। पूरा सिविक्स का आप 40% कवर कर लिए, 40 नहीं, ऐसा कर लीजिए 30 से 40%, 30 से 40% कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। 30 से 40% कवर कर लिए हैं आप, पहला नंबर चैप्टर समाप्त होते के साथ ही, ठीक है। बताइए, और कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको ये नहीं बताना है कि ये क्लास कैसा लगा, अब आपको ये बताना है कि ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ करके आपको कैसा मजा आया, कैसा आनंद आया। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को यही बताना है, ठीक है ना। अब आपको यही बताना है कि ये पूरा चैप्टर पढ़ करके आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। बताइए, समझ जाएंगे ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा। और कल प्यारे बच्चों आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कल इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, परसों क्वेश्चन बैंक पूरा करवाएंगे, और तब जाकर के आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। अभी ऐसा मत सोच लीजिए कि समाप्त हो गया, कल पूरा ऑब्जेक्टिव, परसों पूरा क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक का एक एक सब्जेक्टिव करवाएंगे। आप लोग बोलते हैं कुछ बच्चे, सर क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव वाला नहीं करवाते हैं, जाकर के देख लो ना, एक भी क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव का छूट गया तो फिर बोल देना। जितना क्वेश्चन बता दिए ना, एक भी क्वेश्चन आपका अब छूटने वाला नहीं है, तो आराम से जाकर के देख सकते हो। ओके, तो बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपका ये क्लास, जरूर हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। और जो बच्चे टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं उनको हम ये भी बोलेंगे कि टॉपर बैच में एडमिशन ले लीजिएगा, ताकि दूसरा नंबर चैप्टर से आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से चलते रहे। पहला नंबर चैप्टर तो पढ़ लिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में एकदम इसी अंदाज में, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।